देखिए आज हम नई यूनिट पढ़ेंगे। इस यूनिट का नाम है पार्टिकल एक्सीलरेटर। यूनिट का नाम है पार्टिकल एक्सीलरेटर। ठीक, तो दो टाइप के पार्टिकल एक्सीलरेटर होते हैं। पार्टिकल एक्सीलरेटर का मतलब एक ऐसी डिवाइस होती है जो पार्टिकल की जो न्यूक्लियस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करती है, मतलब उन्हें एक्सीलरेट करती है। नाम से ही एक्सीलरेटर, मतलब उनकी वेलोसिटी बढ़ाएगी, उन्हें एक्सीलरेट करेगी, उसे बोलते हैं हम पार्टिकल एक्सीलरेटर। दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं पार्टिकल एक्सीलरेटर्स के। पहला होता है डायरेक्ट पाथ एक्सीलरेटर और सेकंड होता है साइक्लिक पाथ एक्सीलरेटर। पहला होता है डायरेक्ट पाथ एक्सीलरेटर और दूसरा होता है साइक्लिक पाथ एक्सीलरेटर। ठीक, डायरेक्ट पाथ एक्सीलरेटर क्या होते हैं कि ऐसे पार्टिकल्स जिनमें ऐसे एक्सीलरेटर्स जिनमें पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता हो। किस में चलता हो? स्ट्रेट लाइन में, उन्हें बोलते हैं हम डायरेक्ट पाथ एक्सीलरेटर। जैसे फॉर एग्जांपल बैंड डी ग्राफ जनरेटर, बैंड डी ग्राफ जनरेटर। ठीक, तो ऐसे एक्सीलरेटर्स जो क्या होते हैं जिनके अंदर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है उन्हें बोलते हैं पार्टिकल डायरेक्ट पाथ एक्सीलरेटर। उनका एग्जांपल है बैंड डी ग्राफ जनरेटर। और साइक्लिक पाथ एक्सीलरेटर्स ऐसे एक्सीलरेटर्स जिनमें जो पार्टिकल है वो साइक्लिक पाथ ट्रेस करे। कैसा पाथ ट्रेस करे? इस तरीके से साइक्लिक पाथ ट्रेस करे या इस तरीके से करे, इसे बोलते हैं साइक्लिक पाथ एक्सीलरेटर। फॉर एग्जांपल साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन एटसेट्रा। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज साइक्लोट्रॉन। पहला क्या पढ़ेंगे हम? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, पॉजिटिव आयंस को या पॉजिटिव आयंस को एक्सीलरेट करती है। क्या करती है? पॉजिटिव आयंस को एक्सीलरेट करती है। केवल और केवल किसे करेगी? ये पॉजिटिव आयंस को। ठीक है, साइक्लोट्रॉन क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो केवल और केवल किन्हें एक्सीलरेट करती है? पॉजिटिव आयंस को। ये नेगेटिव आयंस को या न्यूट्रल आयंस को, न्यूट्रल जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें एक्सीलरेट नहीं करती है। इसका प्रिंसिपल होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस की कंडीशन। इट वर्क्स ऑन द फिनोमेना ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस। मैग्नेटिक रेजोनेंस का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो तो वो कंडीशन कहलाती है मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक, तो ये मैग्नेटिक रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लीजिए कैसी होती है। साइक्लोट्रॉन ये एक्सीलरेट करता है पॉजिटिव आयंस को, एक्सीलरेट करता है पॉजिटिव आयंस को। ठीक, और प्रिंसिपल क्या होता है इसका? मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक, इसकी डायग्राम देख लीजिए क्या होता है। इसमें दो मैग्नेट्स होती हैं। ठीक, उनके बीच एक इवैक्यूएटेड चैम्बर रखा होता है। क्या होता है ये? इवैक्यूएटेड चैम्बर। इसके अंदर दो डीज होती हैं। डीज का मतलब समझ रहे हो ना कि सेमी स्फीयर होते हैं ये, बस इन्हें इनकी शेप की वजह से डीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेप की वजह से इन्हें क्या बोल देते हैं? इन्हें इनकी शेप की वजह से क्या बोल देते हैं? डीज। ठीक, ये बीच में क्या होता है? पॉजिटिव आयन सोर्स होता है, आयन सोर्स होता है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। ये होती हैं डीज और इनमें पीछे कहीं इस तरीके से ये इवैक्यूएटेड चैम्बर है। इसके अंदर दो डीज रखी हुई हैं
ठीक, ये पॉजिटिव आयन सोर्स है। इसमें क्या होता है, इन डीज से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड या एसी सोर्स कनेक्टेड होता है। ठीक, क्या होता है, एसी सोर्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी, एसी सोर्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स कनेक्टेड होता है। ठीक, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है कि क्या होता है, इसमें एक इवैक्यूएटेड चैम्बर होता है, एक इवैक्यूएटेड चैम्बर होता है, उस चैम्बर के बीच में दो डीज रखी होती हैं, उन्हें डीज बुलाते हैं उनकी शेप की वजह से, क्योंकि उनकी शेप डी की होती है, होलो स्फीयर होते हैं वो। ठीक है, होलो सेमी स्फीयर होते हैं और उन्हें उनकी शेप की वजह से डीज बुलाते हैं। उन दोनों डीज के बीच में क्या होता है, एक पॉजिटिव आयन सोर्स रखा होता है जिससे पॉजिटिव आयन्स निकलते हैं। इस जो इवैक्यूएटेड चैम्बर है, इन्हें एक हैवी मैग्नेट के बीच में रखते हैं, हैवी मैग्नेट के पोल्स के बीच में रखते हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इन डीज से क्या होता है, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स या एसी सोर्स कनेक्टेड होता है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। ठीक, वर्किंग कैसे होती है कि इन पे एसी सोर्स कनेक्टेड होता है तो इनमें एक हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा। तो स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट पे ये डी है D1, ये डी है, ये डीज है D2 और ये वाली है D1। ठीक है, ये है D1 और ये है D2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है D1 पे, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव आयन निकलेगा तो क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये इसे रिपेल करेगा, ये नेगेटिव वाला इसे अट्रैक्ट करेगा, तो ये पार्टिकल यहाँ चला जाएगा डी में। अब डी में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। डी में जैसे D2 में जैसे ही आया है ये, भाई D1 पॉजिटिव है, चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो जी जैसे ही D1 में आया है, सॉरी यहाँ निकला है, D1 इसे रिपेल कर देगा और D2 अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि वो नेगेटिव है। जैसे ही D2 में आएगा, इस पर क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। किसकी वजह से, क्योंकि इस पर ये मैग्नेट लगे हुए हैं, हैवी मैग्नेट लगा, मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। वो कितना हो जाएगा, EVV साइन थीटा। E इज इक्वल टू चार्ज ऑन पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल क्या, प्रोटॉन, सारे पॉजिटिव आयन को हमने प्रोटॉन माना हुआ है, ये जो पॉजिटिव आयन लिया इसे हमने प्रोटॉन माना, इसीलिए इसका चार्ज क्या हो गया, EVV साइन थीटा। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर होगा किसके, B एंड R के। ठीक है ना, B और R के, पर R क्या है, सर्कुलर पाथ की रेडियस, B और R के परपेंडिकुलर हो तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो FM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EVV। इसे ले लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब उसके बाद जैसे ही आएगा कोई पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे, जो मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो इस पर क्या करेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, mb स्क्वायर ओवर r। ठीक, क्या होता है, mb² ओवर r। जैसे इस पे घूमेगा उसकी भाई सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा, mb² ओवर r। अब मैग्नेटिक रेजोनेंस की कंडीशन से क्या हो जाएगा, FM इज इक्वल टू FC। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाएगा। वैसे भी जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से घूम रहा है, उसे घूमने के लिए उसे घूमने के लिए जो मिनिमम जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी EVV इज इक्वल टू mb² ओवर r। ठीक, अब देखिए इस स्क्वायर से ये भी कैंसिल। ठीक है, तो क्या हो गया, mb इज इक्वल टू EBR। अब इसमें देखिए b भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, यानी m इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास भी पार्टिकल का कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कंबाइंड हो जाएगी। मास भी पार्टिकल का कांस्टेंट होगा, उसका चार्ज भी कांस्टेंट, और जब हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया वो कोई वेरिएबल सोर्स तो है नहीं, तो वो भी कांस्टेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी सर्कुलर पाथ की रेडियस बढ़ती जाएगी। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ में आई कि जब पार्टिकल यहाँ से निकलेगा ये इसे रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, इसमें जाएगा, इसमें जाके मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड लगेगा तो लॉरेंज फोर्स लगेगा, EBV साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 डिग्री, तो FM कितना हो जाएगा, EBV। ठीक, अब सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, वो कितना हो जाएगा, mb² ओवर r। इसे ले लो इक्वेशन सेकंड। अब एक ही पार्टिकल पे लग रहा है, इसकी वजह से मूव कर रहा है, इसकी वजह से भी मूव कर रहा है, तो दोनों बराबर होंगे, EVV इज इक्वल टू mb² ओवर r, mb इज इक्वल टू EBR। तो m, b और e कांस्टेंट हैं,
तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया r, यानी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो रेडियस भी बढ़ती जाएगी। अब देखिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इस घूमने में कितना टाइम लगेगा इसे वो देख लीजिए। यहां घूमने में इसे कितना टाइम लगेगा वो भी देख लीजिए। t इज इक्वल टू क्या होता है, t स्मॉल t लीजिए, t इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। जब कोई पार्टिकल पूरा सर्कुलर पाथ बनाता है तो कितना डिस्टेंस चलता है 2πr। जब पूरी सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितनी होती है 2πr। लेकिन इस डिव में तो आधा सर्कल ही चल रहा है, यहां से लेके यहाँ इस d2 में केवल आधा ही सर्कल तो चल पा रहा है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी πr, वेलोसिटी v। तो t इज इक्वल टू πr इंटू v। r की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, r इज इक्वल टू mv अपॉन ev। ठीक है, ये आएगी, यहाँ वैल्यू रख दीजिए, t इज इक्वल टू पाई r की वैल्यू mv अपॉन ev, eb, और यहाँ क्या है b से भी कैंसिल, तो t इज इक्वल टू क्या है हो जाएगा पाई m अपॉन eb। अब ये सारा कुछ कांस्टेंट है, सारा कुछ देखो, पाई भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, e भी कांस्टेंट, और b भी कांस्टेंट, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। मतलब कि यहाँ सर्कुलर पाथ में घूमने का उसका टाइम फिक्स है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ जाएगी, वेलोसिटी वो यहाँ से भी क्लियर हो गया, वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ जाएगी, यानी कि टाइम पीरियड फिक्स है। यहाँ से क्लियर हो गया कि टाइम पीरियड फिक्स है, टाइम पीरियड उसका चेंज नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ ये इसकी कहानी पूरी हुई। इसके बाद पार्टिकल क्या हो जाएगा, जब हाफ सर्कल घूम लेगा तो उसके बाद क्या होगा, रेजोनेंस होगा, और d1 क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा और d2 पॉजिटिव। तो d1 इसे अट्रैक्ट करेगा, d1 रिपेल करेगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ फिर से यही सारी कहानी चलेगी, फिर यहाँ पूरा सर्कुलर पाथ करेगा, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ से निकल के यहाँ, ये फिर क्या करेगा, हर चलता रहेगा और इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। रेडियस जैसे जैसे पहले इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जब हमें जब जितनी वेलोसिटी चाहिए वो मिल जाएगी तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं फिर से बता दूंगा। अब जो पार्टिकल घूम रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी, देखो जो पार्टिकल घूम रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी भाई, मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हाफ। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, हाफ mv मैक्स स्क्वायर, यही होगी। अब b की वैल्यू यहाँ से निकालो, b इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से निकालिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर है, मैग्नेटिक फोर्स के। सेंट्रीफ्यूगल कितना है, mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन r मैक्स इज इक्वल टू e v मैक्स इंटू v मैक्स से स्क्वायर कैंसिल, तो b मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e b r मैक्स अपॉन m, यही हो जाएगा। ठीक है, ये b मैक्स आ गया, इसे ले लो इक्वेशन थर्ड, इसे ले लो इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, या ये थर्ड लो r वाली, ये फोर्थ लो और ये फिफ्थ। ठीक, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो, तो देन काइनेटिक एनर्जी ये ले लो, एनर्जी ऑफ चार्ज आयन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ, m की वैल्यू m, b की वैल्यू e v r मैक्स अपॉन m होल स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m e v r e स्क्वायर b स्क्वायर r मैक्स स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, स्क्वायर से m कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ई स्क्वायर बी स्क्वायर, आर की जगह वो रख दो एम बी स्क्वायर ठीक, आर मैक्स की जगह ये रख दो पाई एम अपॉन पाई एम अपॉन ई बी,
आर की जगह एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ई वी स्क्वायर, एक ऐसे हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, ये छोड़ो, अच्छा इसे रहने दो। ई स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स स्क्वायर अपॉन एम, ठीक। ये हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब इसमें जो भी वैल्यू दी हुई हो वो निकाल लेना। अब एक तरीका ये कर सकते हैं कि देखो इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर अपॉन बी, ठीक है। ये हमने 2 पाई आर अपॉन बी, यानी ये कितना हो जाएगा, स्मॉल टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी बाई 2 इज इक्वल टू पाई आर अपॉन बी। अब टी की वैल्यू देख लो, टी बाई 2 इज इक्वल टू टी की वैल्यू कितनी है, पाई एम अपॉन ई बी, यानी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन ई बी, ठीक। ये हो जाएगा। अब यहां देखो नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर पाई से मल्टीप्लाई कर लें, कोई दिक्कत, नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर पाई से मल्टीप्लाई, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई ई बी अपॉन इंटू ई बी अपॉन 2 पाई एम इंटू आर मैक्स स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह क्या रख दें हम, टी, इसकी जगह हम क्या रख दें, टी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, पाई ई बी इंटू 1 अपॉन टी, पाई ई बी आर मैक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन टी, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा, बस आज के लिए इतना ही।